बच्चों, आज हम बात करते हैं महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की। महात्मा गांधी का पहले अगर हम परिचय देखें तो महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। 1887 में ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए थे और बैरिस्टर बनके ये स्वदेश लौटे और फिर इन्होंने वकालत प्रारंभ की, लेकिन बहुत सफलता इनको नहीं मिलने के कारण एक कंपनी ने इन्हें दक्षिणी अफ्रीका भेज दिया। लेकिन वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के प्रति अपमानजनक व्यवहार को देखा, तो वो दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों को नागरिकता के समान अधिकार दिलाने और जातीय पृथकता के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने वहाँ पर छेड़ दिया और उसमें आंशिक सफलता उनको मिलने पर जनमत के संगठित करने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की और सत्याग्रह के सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। दक्षिणी अफ्रीका में 21 साल रहने के बाद 1914 में भारत लौटकर उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर 1 वर्ष का भारत भ्रमण किया और 1915 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना उन्होंने की। महात्मा गांधी जब भारत आए तो उस समय ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और इसमें गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रोलेट एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक अभियोग के संशय में बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए बंदी रखने का प्रावधान था। इसके विरोध में गांधी जी के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल हुई और यहाँ जलियांवाला बाग में बिना चेतावनी गोलियां चलाने के आदेश से यहाँ असंख्य नागरिक शहीद हुए। इस घटना से उद्वेलित होकर के महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। 1920 इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर 1920 से महात्मा गांधी के हाथों में आ गई। 1930 में नमक सत्याग्रह, 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया और 15 अगस्त 1947 को इनके नेतृत्व में भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन न चाहते हुए भी भारत का विभाजन यहाँ पाकिस्तान के रूप में, भारत और पाकिस्तान 2 देशों के रूप में हो गया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गॉडसे की गोली का शिकार होना पड़ा और ये हमारे राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात हुए। अब हम इनके व्यक्तित्व और चिंतन पर हम अगर अपना ध्यान दें तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, इसमें ये स्वीकार किया था कि श्रवण कुमार की कहानी ने उन्हें आजीवन मानव सेवा की प्रेरणा दी, जबकि हरिश्चंद्र के नाटक ने परोपकार के लिए त्याग और दृढ़ प्रतिज्ञा होने की शिक्षा दी। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से गांधी जी को निष्काम कर्म की भावना प्रबल हुई। ईशोपनिदेश का प्रथम श्लोक का अंश ट्रस्टीशिप का आधार इनका बना। टॉलस्टॉय और थोरे इनके विचारों से गांधी जी ने समानता और त्याग संबंधी विचार ग्रहण किए, जबकि रस्किन की बुक अनटू द लास्ट ने सर्वोदय की विचारधारा को प्रेरित किया। क्रॉप्टकिन के विचारों से गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण और बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं ने उन्हें अहिंसा और अपरिग्रह के विचारधारा की ओर मोड़ा। गांधी जी के ग्रंथ और उनके आर्थिक विचारों के स्रोत ये अब अपन देखें तो गांधी जी हालांकि कोई अर्थशास्त्री नहीं थे और न ही उनके आर्थिक विचार निश्चित आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित थे, फिर भी उनके आर्थिक विचार भारत में आर्थिक समस्याओं के संबंध में संपूर्ण जीवन दर्शन का एक मुख्य अंग है। उनके विचार समय और परिस्थिति के अनुरूप बदलते रहे। उनके ग्रंथों और उनके द्वारा संपादित पुस्तिकाओं में, सार्वजनिक भाषणों में और लेखों में, भारत सरकार के प्रकाशनों में एक प्रकाशित किताब है संपूर्ण गांधी
वाङ्मय। अब हम इनके मुख्य ग्रंथ देखें तो इनकी किताब थी गांधी जी की आत्मकथा माय एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ। दूसरी पुस्तक जो इन्होंने लिखी वो थी द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। तीसरी बुक जो इन्होंने लिखी वो थी द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी। चौथी हिंद स्वराज। पांचवी सर्वोदय। छठी टुवर्ड्स नॉन वायलेंट सोशलिज्म। और इसके अलावा कुछ और पत्र पत्रिकाएं भी इन्होंने निकाली थी जो थी यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की विशेषताएं। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की विशेषताएं हम देखें तो सबसे पहली विशेषता है कि गांधी जी के विचार मानव कल्याण से प्रेरित हैं। दूसरा है उनके विचार नैतिक मूल्यों पर आधारित है। तीसरा, अर्थशास्त्र के मापदंड नैतिक मर्यादा हैं। उनके शब्दों में, जो अर्थशास्त्र लक्ष्मी पूजा सिखाता है और निर्बल की कीमत पर शक्तिशाली को धन संग्रह को प्रोत्साहन देता है, वह झूठा और उदासीन विज्ञान है। गांधी जी का आदर्श सादा जीवन उच्च विचार था और उन्होंने उच्च जीवन स्तर के बजाय सादा और संयमित जीवन जीने के पक्षधर वो थे। उनके अनुसार भौतिक उन्नति वास्तविक उन्नति का प्रतीक नहीं है। नेक्स्ट विशेषता उनके विचारों की है, गांधी जी के आर्थिक विचारों में धर्म, मनोविज्ञान और नीति शास्त्र के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। फिर गांधी जी के आर्थिक विचार अहिंसा, श्रम का महत्व, सादा जीवन और मानवीय मूल्यों के 4 स्तंभों पर खड़ा है। गांधी जी आधुनिक सभ्यता को लाभ और शोषण पर आधारित मानते हैं। गांधी जी के आर्थिक विचारों में ग्राम स्वराज्य, ग्राम आत्मनिर्भरता प्रधान है। गांधी जी हिंसक तरीकों के बजाय अहिंसक तरीकों से आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन के पक्षधर थे। गांधी जी के आर्थिक विचारों में रामराज और सर्वोदय की संकल्पना निहित है। अब महात्मा गांधी के आर्थिक विचार और अवधारणाएं हम देखें तो उनके आर्थिक विचारों को हम कुछ हेडिंग्स में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है अर्थशास्त्र का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार अर्थशास्त्र में मानव के धन संबंधी व्यवहार का अध्ययन होने से ये समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, न्याय शास्त्र और राजनीति शास्त्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और इन सब का उद्देश्य समाज कल्याण है। इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी का कहना था कि सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी सर्वोच्च नैतिक स्तर का विरोध नहीं करता है। ठीक वैसे ही जैसे सच्चे नीति शास्त्र अपने नामानुकूल अवश्य ही अच्छे अर्थशास्त्र भी होने चाहिए। वह अर्थशास्त्र जो कुबेर की पूजा करता है और निर्बल की कीमत पर शक्तिशाली को धन संग्रह को प्रोत्साहन देता है, वह अर्थशास्त्र झूठा और पापमय है। सत्य और अहिंसा के पुजारी और आध्यात्म और मानवता के प्रतीक महात्मा गांधी के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं नैतिकता पर आधारित मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। उनके शब्दों में, वो अर्थशास्त्र जो व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण पर प्रहार करता है, वह अर्थशास्त्र अनैतिक है और वह पापमय है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र झूठा और भयावह है जो नैतिक मूल्यों की अपेक्षा और अवहेलना करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य गांधी जी के अनुसार सामाजिक न्याय और नैतिकता पर आधारित मानव कल्याण करना है। दूसरा जो प्रमुख आर्थिक विचार गांधी जी का हमें देखने को मिलता है वो ये कि अर्थशास्त्र के नियम जीवन के उच्च मूल्यों के अनुसार होने चाहिए। गांधी जी की नैतिक मूल्यों में दृढ़ आस्था थी और वे चाहते थे कि अर्थशास्त्र के नियम और उच्च जीवन नियमों में समानता होनी चाहिए। उनके अनुसार जिन आर्थिक नियमों का उद्देश्य सामाजिक समता, भौतिक प्रगति और नैतिक उत्थान करना है, वे नियम प्रकृति के नियमों के अनुसार व्यापक एवं सत्य होने चाहिए। उनके अनुसार इन नियमों की व्यवहारिकता देश की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार आर्थिक नियमों का नैतिक नियमों से सामंजस्य भी जरूरी है। इससे स्पष्ट है कि गांधी जी आर्थिक नियमों को प्राकृतिक नियमों और नैतिक नियमों से संबद्ध करने पर बल देते थे। तो गांधी जी द्वारा प्रस्तुत सर्वोदय और खादी का अर्थशास्त्र, उसकी संकल्पना इसी
के अनुसार है। तीसरा है सादा जीवन उच्च विचार का आर्थिक विचार। गांधी जी के आर्थिक विचारों का निचोड़ सादा जीवन उच्च विचार है। गांधी जी आवश्यकताओं को बुनियादी आवश्यकताओं तक सीमित रखने पर जोर देते थे। वो कहते थे जीवन सरल और सादा हो और भौतिक समृद्धि और नैतिक समृद्धि में संतुलन होने पर ही व्यक्ति को संपूर्ण संतोष मिल सकता है। इसलिए वे हर नागरिक की ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के पक्षधर थे। इसीलिए गांधी जी ने कहा था, यह मन एक चंचल पक्षी के समान है, जिसे जितना ज़्यादा मिलता है उतना ही ज़्यादा उसकी भूख बढ़ती है और अंत में फिर भूखा का भूखा रहता है। इसलिए इच्छाओं की सीमाओं का अत्यंत विस्तार करना और फिर उनकी पूर्ति के लिए हाय हाय करना मात्र एक भ्रमजाल है। सभ्यता का सच्चा अर्थ अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं बल्कि संप्रयास कम करना है। गांधी जी का स्पष्ट मत था कि जीवन में सुख प्राप्ति के लिए भौतिक साधन भौतिक कल्याण की नहीं बल्कि अधिक आध्यात्मिक कल्याण में निहित है। गांधी जी के विचार पाश्चात्य अर्थशास्त्र दर्शन के एकदम विपरीत थे और वे भारतीय परिस्थितियों के लिए उन्हें उचित नहीं मानते थे। वे आवश्यकताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली द्वारा निर्बल को शोषण का कारण मानते थे।